हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम विद्युत रसायन चैप्टर की लास्ट वीडियो को देखेंगे। आज की इस लास्ट वीडियो में हम विद्युत अपघटन सेल को पढ़ेंगे। इसमें हमने विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कैसे करते हैं ये देखेंगे, और इसके अकॉर्डिंग हम अपनी चैप्टर की फर्स्ट वीडियो जो होती है हमारी, उस फर्स्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कैसे परिवर्तित करते हैं, मतलब उल्टी पढ़ी थी, उल्टा कि ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। और आज की लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं विद्युत अपघटन सेल को। विद्युत अपघटन सेल में जब विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है तो उसको हम अपघटन सेल कहते हैं। अब अपघटन सेल में जब कोई धारा प्रवाहित होती है तो उस धारा के प्रवाह को क्या बोलते हैं? चालकता। चालकता, इसमें दो प्रकार के चालक पदार्थ पाए जाते हैं, जिसका नंबर 1 धात्विक चालक, नंबर 2 विद्युत अपघटन चालक। इन दोनों के बारे में हम पढ़ते हैं कि नंबर 1 पे धात्विक चालक है, तो धात्विक चालक किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, उसके अंदर किस प्रकार से धारा प्रवाहित की जा सकती है धात्विक चालक के अंदर। तो नंबर 1 क्या है, इसमें जो धारा प्रवाह होगा, मान लीजिए कोई धातु है, अब वो धातु में जो क्या होगा, विद्युत धारा प्रवाहित करने लगे तो किसकी सहायता से विद्युत धारा प्रवाहित होगी? उसके जो धातु के इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन की सहायता से धारा प्रवाह होती है। लेकिन इसमें विद्युत अपघटन सेल में क्या होगा, मेरे पास मान लीजिए कोई एक पात्र है, मैं एक पात्र बना दूं, उस पात्र के अंदर मैंने जल ले लिया, जल में मैंने NaCl घोल दिया, NaCl नमक डाल दिया। तो जब नमक डाल देंगे तो गलित NaCl हो गया। गलित NaCl का मतलब क्या है, यहाँ पे जल भी है उसके अंदर और ये नमक मिल गया। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी होती है तो NaCl दो चीज़ों में टूटा हुआ होता है, Na+ में, Cl- में। इसको क्या बोलते हैं? आयनों में, आयनों बोलते हैं। जब हमारे पास छड़ हैं तो एक प्लस की छड़ है, एक माइनस की छड़ है। ठीक है जी, ये माइनस की छड़ और ये प्लस की छड़, मतलब ये एनोड है, ये कैथोड है। जब विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी हमारे पास यहाँ पे, तो विद्युत हम प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमारे पास वो आयनों की सहायता से उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो आयनों की सहायता से, आयन कौन कौन से हैं? कोई लवण के, NaCl, जैसे Na+ Cl-। तो इसमें धारा प्रवाह आयनों की सहायता से होती है। नंबर 2 पे बात करते हैं हम। कोई भी हमारे पास मान लीजिए कोई क्या कहते हैं, धातु है। अब धातु में जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। इसमें क्या होगा, अगर मैंने क्या आयनों में जब तोड़ रखा है तो आयनों में तोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कोई नया परिवर्तन हो जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं? इसमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें कोई पदार्थ का जो प्रवाह होता है उसमें नहीं। नंबर 3 पे देखेंगे, इसमें पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है, मतलब ओनली इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, पदार्थ का प्रवाह नहीं होता है। इसके अंदर क्या होगा, जब पदार्थ NaCl होता है हमारे पास, तो NaCl क्या होगा? Na+ में, Cl- में, तो पदार्थ का प्रवाह होता है उसमें, क्योंकि आयन किसके होते हैं? पदार्थ के। तो इसमें पदार्थ का प्रवाह होता है। तो इन 3 चीज़ के अकॉर्डिंग आपने समझ लिया होगा धात्विक चालक क्या है, विद्युत अपघटन चालक क्या है। ये दोनों, यहाँ तक हमने विद्युत अपघटन सेल की चालकता को 2 प्रकार के चालक पदार्थ में समझ लिया। अब हम विद्युत अपघटन सेल का एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम विद्युत अपघटन सेल को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक पेपर ले लेते हैं, आइए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा लेकर चलेंगे हम? NaCl का विद्युत अपघटन के अकॉर्डिंग हम इसको समझेंगे, विद्युत अपघटन सेल को। तो हमने सबसे पहले क्या करा, जलीय NaCl का विद्युत अपघटन एक पात्र के अकॉर्डिंग। पात्र में मैंने क्या लिया, एक जल लिया, उसके अंदर नमक लिया। अब जल के अंदर मैंने जल है ये रहा, और इसी में मैंने नमक मिला दिया, NaCl। जब दोनों को मिलाया तो जल भी अलग होगा, जल H+ में और OH- में, बड़े ध्यान से समझना। और NaCl की ऐसे ही इसमें भी Na+ का और Cl- का, तो 2 प्लस के हो गए हमारे, 2 माइनस के हो गए। जब विद्युत प्रवाहित करने की बात आएगी तो उसमें 2 छड़ भी लगी होंगी, एक एरी छड़, एक यहाँ पे छड़। तो वो एक छड़ हम प्लस की ले लेंगे, जिसको हम क्या की बोलते हैं? कैथोड की। ये क्या, सॉरी, एनोड की। एनोड मतलब प्लस का और कैथोड मतलब माइनस का। जब हमने यहाँ पे कैथोड प्लस का है तो प्लस का होता है बड़े वाला,
फिर ये छोटा एक प्लस का एक बड़ा एक, तो इससे हमें पता चल गया एक हमने कौन से ले रखा है यहाँ पे, माइनस वाला जुड़ा हुआ माइनस वाले से, प्लस वाला जुड़ा हुआ है प्लस वाले से। आपके ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा डायग्राम। तो अब हमने क्या काम करा कि Na प्लस और H प्लस दो ये हैं, Cl माइनस OH माइनस दो ये हैं, इनमें से कौन सा हल्का है। आपको संसार का नियम तो पता ही होगा कि कोई प्लस वाला चीज़ है वो माइनस वाले से अटैक होता है और माइनस वाला प्लस वाले से। तो जब हमारे पास माइनस की छड़ है तो अटैक मतलब कि आकर्षित कौन होगा, यहाँ पे प्लस वाला होगा। और जब प्लस वाली छड़ है तो कौन आकर्षित होगा, उस पर जाकर कौन लगेगा, जाके माइनस वाले। अब लगने की बात यह है कि इन दोनों में से कौन सा जाके कैथोड पे जाएगा, इन दोनों में से कौन सा एनोड पे जाएगा। ये बात क्लियर होगी। अब सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हल्का होगा वो ज़्यादा जल्दी आकर्षित हो जाएगा। अब इनमें कौन सा हल्का है बता दिया जाए कि Cl माइनस एक एटम से मिलकर बना हुआ है, OH माइनस दो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो जो होगा Cl हल्का होगा, OH माइनस भारी होगा। तो जब Cl माइनस आकर्षित होगा एनोड पर, तो एनोड की कंडीशन आपको पता चल गई कौन आकर्षित हो रहा, Cl माइनस। इन दोनों में से कौन सा है, Na क्या होता है हमारे पास कि Na प्लस का और H प्लस का। तो कौन सा हल्का है आपको पता ही है, H प्लस छोटा होता है, तो H प्लस हल्का है तो वो किस पे जाकर अटैक करेगा, कैथोड माइनस पर। जब हमारे पास दो रिएक्शनें करेंगे तो कौन सी रिएक्शन है, सबसे पहले हम एनोड की अभिक्रिया देखते हैं, एनोड की अभिक्रिया, फिर एक तरफ हम देखेंगे कैथोड की अभिक्रिया। अब हम कैथोड की अभिक्रिया में बात करते हैं। तो कैथोड ने क्या करा, क्या कैथोड को कौन आकर्षित हो रहा कैथोड पे, H प्लस। जब H प्लस आया उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन दिए। इलेक्ट्रॉन मतलब कि ग्रहण हुए इसके पास। तो क्या इलेक्ट्रॉन के ग्रहण होने के साथ साथ उसने कौन सा H के साथ जो निकालेगा वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। बैलेंस करने के लिए यहाँ दो लगा देंगे, दो के लिए दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप अगर उसको बदलना चाहे तो क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन आकर्षित हुआ तो उस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इलेक्ट्रॉन आने से कौन सी गैस निकलेगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस निकल गई। ऐसे ही सेम एनोड की अभिक्रिया हुई। तो एनोड की अभिक्रिया ने क्या काम करा, Cl माइनस अटैक करा। Cl माइनस अटैक कर, Cl माइनस का क्या कंडीशन है, जब Cl माइनस यहाँ पर आकर्षित हुआ तो उसने क्या करा, Cl2 गैस दी, Cl2। तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन इसके क्या होंगे, बाहर निकल जाने हैं। जब बाहर निकल जाएंगे तो बैलेंस के लिए दो, यहाँ पे बात आ गई समझ में। इन दोनों से हमें क्या पता चलता है कि एनोड की जो अभिक्रिया होगी वो हमें क्या दे रही है, क्लोरीन गैस दे रही है, और ये क्या दे रही है, हाइड्रोजन गैस दे रहा है। कैथोड की कौन सी क्रिया गैस देती है अभिक्रिया, वो हाइड्रोजन गैस। एनोड की कौन सी देती है, क्लोरीन गैस। एक एक नंबर का ऑप्शनल टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि एनोड की अभिक्रिया कौन सी गैस देगी, कैथोड की अभिक्रिया कौन सी गैस देती है विद्युत अपघटनीय सेल में। ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ आप समझा सकते हो। अच्छा, आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी ये अच्छे तरीके से। अब हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन मैं आपसे इसी में पूछता हूँ कि क्वेश्चन ये है कि Na इस विलयन के अंदर हमारे पास Na भी है, H प्लस भी है, Cl माइनस भी, OH माइनस भी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये कौन सी गैस बन रही है, Cl2 गैस। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास H2 गैस। तो इस विलयन के अंदर हमारे पास कितनी Cl2 है, कितनी हमारे पास H2 है, इनका मात्रात्मक अध्ययन वो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर Cl2 है या H2 इतनी है, इतनी मात्रा में है। तो इसका हमें पता लगाने के लिए फेराडे ने दो नियम दिए थे, उन फेराडे के दो नियम को हम पढ़ेंगे। क्लियर। फेराडे ने हमें मात्रात्मक अध्ययन पता करा था, उसके लिए दो फॉर्मूले दिए। तो मात्रा का देखते हैं। सबसे पहले हम फेराडे के दो नियमों को जिसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे इस चीज़ के कि मात्रा इसके अंदर कितनी है Cl2 की और कितनी H2 की है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले फेराडे के प्रथम नियम को पढ़ेंगे हम। फेराडे के नियम। फेराडे के विद्युत अपघटनीय सेल में अपघटियों की मात्रा का अध्ययन निम्न दो नियम से किया जाता है। अपघटियों की मात्रा कितनी है, कितनी हमें पता करनी, मतलब कि इस चीज़ का कितना ज्ञात करता है मात्रात्मक अध्ययन के लिए हमें दो नियम दिए गए थे। तो पहला नियम देखते हैं, फेराडे के प्रथम नियम को देखते हैं। फेराडे ने अपने प्रथम नियम में ये कहा था कि अगर हम कोई भी पात्र में हमारे पास पदार्थ आएगा, उस पदार्थ की जो मात्रा होगी वो मात्रा और कैथोड मतलब कि जो छड़ है उस छड़ पर जो आवेश प्रवाहित होगा, या तो अगर आवेश ज़्यादा होगा तो पदार्थ की मात्रा में जो क्लोरीन गैस बननी होगी या कोई सी भी गैस बननी होगी वो उतनी ही अधिक होगी।
तो किस पर डिपेंड करती है? जो पदार्थ की मात्रा होगी वो आवेश के प्रवाह पर डिपेंड करती है। अगर इसका आवेश ज़्यादा होगा तो पदार्थ की मात्रा भी अधिक निकलेगी, मतलब क्लोरीन गैस भी अधिक बनेगी। अगर हम विद्युत आवेश का प्रवाह कम कर दें तो हमारी क्लोरीन गैस भी अपने आप कम बनेगी। बात आ गई समझ में? इसी तरीके से सेम ये भी है। तो इन्होंने हमें क्या बताया कि विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जो प्राप्त मात्रा होती है वो प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। मान लीजिए हमारे पास माना कि Q कूलाम की धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा W है, वो उस पदार्थ के प्रथम नियम के फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार कि जो W होता है वो किसके समानुपाती होगा? फिर Q के। ठीक, इसको हटाने के लिए W बराबर ZQ, मतलब कोई समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमने क्या लिया? समानुपाती का चिन्ह, जहां Z क्या होगा? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। विद्युत रासायनिक तुल्यांक कांस्टेंट चीज है। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि Q बराबर IT, Q बराबर IT। तो मैं इसको क्या काम करूंगा? W बराबर Z इंटू Q, IT का मतलब, Q का मतलब IT। तो ये मेरा एक फॉर्मूला हो गया, Z बराबर IT। यदि मैं क्या काम करूंगा? धारा 1 कर दूंगा, मतलब धारा 1 कर दिया और T हमारा 1 सेकंड हो गया, मतलब I का मान भी हमारा 1 हो गया और T का मान भी 1 हो गया। तब हमारा विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की जो धारा बह रही है 1 सेकंड में प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रॉन की पदार्थ की मात्रा उस विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर कहलाती है। मतलब कि जो W है वो किसके बराबर हो जाना है? फिर Z जो होगा और इंटू 1 तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगी? पदार्थ की मात्रा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाएगी, W बराबर Z। क्लियर है? ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। यदि क्या होगा, एक बार नोट ध्यान से समझना कि यदि विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित कर दे तो जो W होगा वो Z के बराबर हो जाएगा। उसको हम क्या बोल देंगे? विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कह सकते हैं। ये चीज़ फैराडे ने प्रथम नियम में हमें समझाया था। तो हमें W का मान पता चल जाना है कि W मतलब मात्रा पता चल जानी कि किसकी कितनी आएगी, वो डिपेंड करती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक पर। इसी तरीके से फैराडे ने अपने दूसरे नियम को दिया था। तो आइए दूसरे नियम को समझते हैं, देखते हैं फैराडे के द्वितीय नियम को। फैराडे के द्वितीय नियम ने क्या काम करा था कि 3 पात्र लिए। 3 पात्र में सबसे पहले विद्युत अपघट्य विलयन का एक विलयन लिया, उसमें दूसरा विलयन लिया, फिर तीसरा विलयन लिया। तीनों विलयनों के एक एक पात्र ले लिए। 3 विलयन है हमारे पास सबके। उसमें पहले में क्या था? सिर्फ एक विलयन के अकॉर्डिंग था। अब हमारे पास क्या है? 3 विलयन है और सबके क्या काम कर दिया हमारे पास? जो उस विलयन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर जो विलयन की जो मात्रा होगी वो W1, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर जो विलयन की मात्रा होगी वो W2 और इसके अकॉर्डिंग W3 होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर विलयन की जो मात्रा होगी। अब हम तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि W1 जो हमने फैराडे के प्रथम नियम से पढ़ा था, W1 बराबर हमने ZQ पढ़ा, Q को हम क्या बोलते हैं? IT। तो W बराबर ZIT। अब हमने क्या काम था कि धारा हमारी समान प्रवाह करते हैं कि W1 हमारा Z1 हो गया, I और T धारा प्रवाह दोनों में समान हो रहा कि I भी 1 एम्पीयर की होनी चाहिए, T भी 1 एम्पीयर का होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग W2 क्या हमारे पास कि Z2 I2 हो जाना, सॉरी I और T, क्योंकि धारा तो हमारा एक ही है और टाइम भी हमारा एक ही है। इसी तरीके से W3 बराबर Z3 IT। तीनों की कंडीशनों में हमें पता चल गया कि हमने जब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग W1 बराबर ZIT रखेंगे, W2 बराबर ZI2 रखेंगे, W3 बराबर ZI3 रखेंगे, तो जब हमारे पास I और T समान उसमें प्रवाहित हो रही है कि धारा प्रवाह समय 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो I और T दोनों समान हो रही है, तो Z1 जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा वो हमारा Z1 होगा, पहले वाले में Z2 होगा, दूसरे वाले में Z3, तीसरे वाले में होगा। तीनों के लिए फॉर्मूला क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे कि W1 W2 के अपोजिट उसमें दिखाएंगे हम। तो W1 अपॉन W2 हमने क्या काम करा? Z1 IT W1 की कंडीशन और W2 की कंडीशन कितनी है? Z2 IT। तो I से I, T से T, तो IT हो गया हमारा खत्म।
तो हमारी कंडीशन में क्या बचा, W1/W2 इज इक्वल टू Z1/Z2। अगर हमारा W1 बढ़ रहा है तो Z1 भी बढ़ेगा, अगर W2 घट रहा है तो Z2 भी घटेगा। मतलब हमारी जो मात्रा होगी वो W पर डिपेंड करेगी Z की। दूसरी कंडीशन में अगर हम W2 को W3 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो W2/W3 इज इक्वल टू W2 होगा Z2IT अपॉन W3 होगा Z3IT। इसके अकॉर्डिंग हम IT से IT चला गया, IT से IT चला गया, तो W2/W3 इज इक्वल टू Z3। आपने इसमें भी देख लिया कि अगर हमारा W2 बढ़ रहा है तो Z2 बढ़ेगा, अगर W3 घट रहा है तो Z3 भी घटेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें पता चल गया कि W का मान Z पर निर्भर करेगा, चाहे हमारे पास कितने विलियन हो, चाहे एक हो, चाहे हमारे पास एक से अधिक हो। तो फैराडे ने हमें क्या समझाया था कि जो W का मान होता है वो Z पर निर्भर होगा। तो W1 Z1 के बराबर, W2 Z2 के समानुपाती, W3 Z3 के समानुपाती। क्लियर। डेफिनेशन को हम समझते हैं, देखते हैं डेफिनेशन का। फैराडे ने क्या कहा था कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों के, विभिन्न मतलब बहुत सारे विभिन्न अपघट्यों के विलयनों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त पदार्थ की मात्रा होती है वो W उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के भारों के समानुपाती होगी। मतलब W का मान किसके समानुपाती होगा, Z के। अगर मैं W1 ले लूँ तो यहाँ Z1 होगा, W2 ले लूँ तो Z2 होगा, W3 ले लूँ तो Z3 होगा। क्लियर। फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम हमें समझ में आ गया। इसके बाद हमारा ये लास्ट टॉपिक तक खत्म हो गया। एक छोटा सा टॉपिक, ये जितने भी इस चैप्टर में समझाने वाली सारी चीज़ें थी सारी आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कोई भी टॉपिक आपको होगा वो मतलब थ्योरेटिकल है, वो आप अपना आराम से अपना भी कर सकते हो। जितनी समझाने वाली चीज़ें मैंने यूट्यूब में आपको करा दी हैं, आपने अपनी इस वीडियो में भी। आगे इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम चैप्टर 2, हमारा ये विद्युत रसायन चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो के मतलब कि हम आपके एक नया चैप्टर लेकर आएंगे, वो होगा रासायनिक बलगतिकी। देखते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना। जो स्टूडेंट्स नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।